मैं सचिन गौड़ आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में बच्चों स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडी के बारे में। आज की जो हमारी क्लास है बच्चों काफ़ी स्पेशल होने वाली है, तो सभी बच्चे अंत तक वीडियो के साथ बने रहेंगे। जो बच्चे चैनल पर लाइव आ चुके हैं उन सभी बच्चों को सबसे पहले जय हिंद लिखकर प्रत्येक दिन की तरह अपनी अटेंडेंस सबमिट करानी है। उसके बाद हम लोग अपना ये जो आज का सेशन है बच्चों वो शुरू करने वाले हैं। और मैं 3-4 दिन से एक चीज़ को वॉच कर रहा हूँ कि बच्चे मोस्टली जो है तब आते हैं तब 10 से 5 क्वेश्चन हमारी क्लास के निकल चुके होते हैं। तो किसी भी बच्चे को ऐसा नहीं करना है। डेली एक्यूरेट 9 बजे लाइव आपको अवश्य आना है। जिन बच्चों ने बेल आइकन ऑन नहीं किया है यूट्यूब नोटिफिकेशन का, वो बेल आइकन ऑन कर ले ताकि उनको क्लास का जो रिमाइंडर है वो समय से पहले आ जाए। चलिए बच्चों शुरू कर लेते हैं आज की अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले के ऊपर है, तो देखिएगा सभी बच्चे पहला क्वेश्चन ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज है? जो खनिज होते हैं बच्चों वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं धातु और एक होते हैं अधातु। खनिज का मतलब जो खान से खोदकर निकाला जाता है। तो खान से 2 ही प्रकार के तत्व निकाले जाते हैं, एक आपके निकाले जाते हैं धात्विक खनिज, एक आपके होते हैं अधात्विक खनिज। तो आपको यहाँ पर बताना है अधात्विक खनिज। तो एक विकल्प आपके पास है बच्चों मैग्नीशियम, एक आपके पास है जिप्सम और एक आपको दिया गया है मैग्नीज, एक आपको दिया गया है बॉक्साइट। आपके पास 4 विकल्प हैं। सभी बच्चों को 3 से 4 सेकंड के अंदर आप अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है ये सभी बच्चों को बताना है तेजी के साथ। चलिए बात कर लेते हैं बच्चों सही विकल्प की। आई थिंक जो 4 सेकंड का हमारा समय था वो लगभग निकल चुका है, तो हम सही विकल्प की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है मैग्नीज, ये एक धातु है तो ये आपका यहाँ पर गलत है। जिप्सम आपका एक धातु नहीं है तो इसका मतलब ये आपका सही है। अधात्विक खनिज पूछा गया था, जिप्सम आपका सही है, मैग्नीज भी आपका धातु है तो ये भी गलत हो जाता है, बॉक्साइट भी आपका धातु है ये भी गलत हो जाता है। तो राइट आंसर की बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा जिप्सम बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए क्लास को और थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है, तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। वनों के विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? वनों के विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? एक आपको दिया गया है तापमान, एक जलापूर्ति दिया गया है, एक आपको दिया गया है मिट्टी और एक दिया गया है उपरोक्त सभी। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को समझना है। वनों के विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? 4 विकल्प है, तापमान, जलापूर्ति, एक मिट्टी दिया गया है, एक दिया गया है उपरोक्त सभी। यदि हम वनों की प्रोग्रेस की बात करते हैं तो वो किन किन से आपका अफेक्टेड होता है, आपके लिए 4 विकल्प हैं बच्चों, उन्हीं में से आपको एक को राइट चुन लेना है। चलिए तेजी के साथ सही विकल्प की ओर हम बढ़ते हैं बच्चों। वनों को तापमान सदैव प्रभावित करता है, पानी का तो सबको पता ही है वो प्रभावित करता है, मिट्टी की क्वालिटी भी प्रभावित करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका क्या होगा, सही विकल्प होगा। तो आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर हुआ होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, यदि हम अपनी जर्नल सेंस को भी लगाते हैं तो भी हम इस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट कर सकते थे। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। कांटेदार वृक्ष व कटीली झाड़ियाँ किस प्रकार की वनस्पति है? कांटेदार वृक्ष व कटीली जो झाड़ियाँ होती हैं उनको क्या कहा जाता है? मरूदभिद कहा जाता है, बोरियल कहा जाता है, जलोदभिद कहा जाता है, मानसूनी कहा जाता है। चलिए अरे भाई बहुत ही आसान आंसर है, आप लोगों को बहुत तेज़ी के साथ फाइंड करना है। जो कांटेदार वृक्ष और कटीली झाड़ियाँ होती हैं तो उनको इन्वायरमेंटल स्टडी के अनुसार कौन सी कैटेगरी में रखा जाता है? चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर बताने हैं। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं सही विकल्प की। मानसूनी यहाँ पर आपका गलत है। जल में होने वाले जलोदभिदी होते हैं ये भी गलत है। यूरोप के ठंडे इलाकों में होने वाले वनों को बोरियल वन कहा जाता है ये भी आपका गलत है। लेकिन मरुस्थल में उगने वाले कांटेदार जो झाड़ियाँ होती हैं या वनस्पति होती है उसको हम मरूदभिद कहते हैं। तो इसका मतलब आपका ये विकल्प यहाँ पर पूर्ण रूप से बच्चों क्या हो जाता है, सही हो जाता है। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। पर्यावरण के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? पर्यावरण के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है?
ये आपको 4 विकल्प के रूप में बताया गया है। एक आपको बताया गया है जैव मंडल पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई है। एक आपको दिया गया है जीव मंडल में भौतिक और जैविक दोनों तत्व विद्यमान होते हैं यानी कि शामिल होते हैं। एक आपको सी दिया गया है हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए मात्र 3 विकल्प हैं, उसी से आप लोगों को एक सही विकल्प का चयन कर लेना है। पर्यावरण के संबंध में कौन सा तथ्य यहाँ पर गलत है? 2 तथ्य आपके सही हैं, एक आपका तथ्य गलत है। गलत तथ्य आप लोगों को फाइंड आउट कर लेना है। चलिए, अरे भाई जो बच्चे रिप्लाई नहीं दे रहे हैं उन सभी बच्चों को 4 सेकंड के अंदर अंदर लाइव चैट बॉक्स में जाना है और अपने प्रत्येक क्वेश्चन का जो आंसर है वो सबमिट कराना है। चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं सही विकल्प की। पर्यावरण के संबंध में बच्चों पहला कथन आपका पूर्ण रूप से सही है। उसका रीज़न ये है कि जैव मंडल पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई है, ये बात बिल्कुल ट्रू है। उसके बाद दूसरा भी आपका ट्रू है, क्योंकि जीव मंडल भौतिक और अभौतिक यानी कि जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है, ये बात भी आपकी ट्रू है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं। अपघटन का कार्य पौधों का पादप का नहीं होता है, उत्पादक का नहीं होता है। ये हमेशा आपका किसका होता है? ये आपका सूक्ष्म जीवों का होता है, जैसे जीवाणु का, जिनको हम अपघटन की कैटेगरी में रखते हैं। अपघटन करता ही किसी भी पदार्थ का अपघटन कर सकते हैं, पौधे किसी भी चीज़ का अपघटन नहीं करते हैं। तो आपका डी गलत है और यहाँ पर हम लोगों को निगेटिवली ट्रू बताना था, तो उसके हिसाब से हमारा जो आंसर होगा बच्चों वो सी विकल्प पूर्ण रूप से सही होने वाला है। चलिए थोड़ा सा और हम आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है, सभी बच्चे ध्यान लगाएंगे क्वेश्चन में। पर्यावरण के घटकों में आप किसे शामिल करेंगे? पर्यावरण के जो घटक है उसमें आप किसको शामिल करेंगे? जल को शामिल करेंगे, वायु को शामिल करोगे, मृदा को शामिल करोगे, या उपरोक्त सभी? देखिएगा बच्चों, यहाँ पर जो घटक कहा गया है इसका मतलब जैविक अजैविक दोनों की ही वो बात कर रहा है, तो आप लोगों को दोनों को ही इंक्लूड कर लेना है। उसी के आधार पर बताना है कि 4 में से किसको आप लोग इंक्लूड करने वाले हैं, ठीक है। इससे आसान क्वेश्चन आज की क्लास में आपको नहीं मिलने वाला है। और ये बात मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि भौतिक घटक और जैविक घटक इन दोनों को आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ लेना है। कोई भी परीक्षा पीजी के एग्जाम के अंदर ऐसी नहीं जाती है जहाँ पर ये चीज़ आपको काम नहीं आने वाली है। पर्यावरण के घटकों में आप किसको शामिल करेंगे? चलिए बात करते हैं बच्चों सही विकल्प की। जल आपके पर्यावरण का अजैविक घटक है, ये बात आपकी सही है। वायु आपका अजैविक घटक है, ये भी बिल्कुल सही है। मृदा ये भी आपका एक घटक है, तो आप इसको भी शामिल कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों उपरोक्त सभी यहाँ पर हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। पर्यावरण का घटक जल भी है, वायु भी है और मृदा यानी कि मिट्टी भी है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। पर्यावरण को सर्वाधिक बिगाड़ने का काम कौन करता है? आपके पास देखो बच्चों 4 चीज़ें दी गई हैं, चारों का ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में माइनर या मैक्सिमम रूप से पर्यावरण के ऊपर एक इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से पर्यावरण खराब होता है। तो आप लोगों को यहाँ पर बताना है सर्वाधिक जो प्रभाव है बिगाड़ने का वो कौन से फैक्टर का है। एक आपको दिया गया है पशुपालन, एक आपको दिया गया है कृषि, एक आपको दिया गया है उद्योग धंधे और एक बच्चों आपको डी दिया गया है परिवहन। पर्यावरण को सर्वाधिक बिगाड़ने का कार्य कौन करता है बच्चों? एक आपका है पशुपालन, कृषि, एक सी विकल्प आपके पास है उद्योग धंधे, एक आपको दिया गया है परिवहन। चलिए तेजी के साथ सभी को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। 4 सेकंड से ज़्यादा का समय किसी बच्चे को नहीं दिया जाएगा। इसी लिमिटेड टाइम के अंदर सभी बच्चों को आप अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं सही विकल्प की। तो पशुपालन यहाँ आपका सही नहीं है, क्योंकि पशुपालन से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुँचता है। फिर आप बात कर लेते हैं कृषि की, तो कृषि भी प्रभावित नहीं करता है, लेकिन जो उद्योग धंधे हैं ये सदैव पर्यावरण को बिगाड़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा बच्चों वो सी होगा। तो एक बार देख लेते हैं, पर्यावरण को बिगाड़ने का कार्य पशुपालन नहीं करते हैं, ये गलत है। कृषि भी नहीं करती है, परिवहन करते हैं लेकिन उद्योग धंधों की तुलना में कम करते हैं। तो इसलिए सर्वाधिक के हिसाब से यदि देखा जाए तो आपका सी विकल्प यहाँ पर बच्चों सही होने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। पर्यावरण एवं स्वास्थ्य की व्याख्या करने हेतु भूगोल की किस शाखा को विकसित किया गया है? हाल फिलहाल में ही पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए भूगोल की एक नई शाखा की उत्पत्ति हुई है, तो उसको आपको नाम बताना है। एक आपको बताया गया है अव्यावहारिक भूगोल,
एक बताया गया है पर्यावरण भूगोल, एक आपको दिया गया है मानवतावादी भूगोल, एक आपको दिया गया है चिकित्सा भूगोल। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को ध्यान देना है। पर्यावरण एवं स्वास्थ्य की व्याख्या करने के लिए भूगोल की कौन सी नई शाखा की हाल फिलहाल में उत्पत्ति हुई है, उस शाखा का नाम आपको बताना है। चलिए 4 विकल्प मौजूद हैं, उसी से आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। आई थिंक आपका जो समय है 3 से 4 सेकंड का बच्चों वो कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग बात कर लेते हैं एक सही विकल्प के बारे में। तो यहाँ पर आपका ए बच्चों गलत है, बी भी आपका गलत है, सी भी गलत है। यहाँ पर चिकित्सा भूगोल आपका सही है, क्योंकि आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पर्यावरण का मतलब भूगोल और स्वास्थ्य का मतलब चिकित्सा, यानी कि दोनों को अगर हम लिंक कर दें तो उसी के आधार पर हम लोग बिना किसी एक्स्ट्रा माइंड को लगाए क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। चीज़ों को लिंक करते हुए याद करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा कारक प्राकृतिक कारक है? जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनमें कौन सा प्राकृतिक कारक है, ये आपको फाइंड करना है। एक है विवाह की आयु, एक है प्रजाति की प्रजनन क्षमता, एक आपको दिया गया आयु संरचना, और एक डी आपको दिया गया स्वास्थ्य दशा। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा कारक प्राकृतिक कारक है? चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा। जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा कारक प्राकृतिक कारक है? बच्चों ये आपका यहाँ पर देखिए 4 सेकंड आपकी समथिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो हम लोग राइट आंसर की ही बात कर लेते हैं। ए आपका गलत है यहाँ पर बच्चों, सी भी आपका गलत है, डी भी गलत है। जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर है प्रजाति की प्रजनन क्षमता, उनमें से एक है, ये आप सभी को ध्यान रख लेना है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। जनसंख्या विस्फोट का संबंध किससे है? किसी भी देश में किसी भी स्थान पर जनसंख्या विस्फोट कब होगा, ये आप लोगों को बताना है। एक आपको दिया गया है उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, एक आपको दिया गया है उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर, एक आपको दिया गया है निम्न जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, एक आपको दिया गया है निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। चलिए ये क्वेश्चन में आपको घुमाने का प्रयास कर रहा है। बस आपको ये बताना है किसी स्थान की जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा कब संभव है और तभी विस्फोट भी संभव है। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट कब संभव है ये आप लोगों को बताना है। थोड़ी सी सेंस लगाइएगा बच्चों, शब्दों के जाल में नहीं फंसना है। बस आपको एक कॉमन सेंस लगानी है कि किसी भी स्थान पर जनसंख्या वृद्धि कब हो सकती है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग सही विकल्प की। देखिएगा सभी बच्चे, आपका डी गलत है। अगर बच्चों के पैदा होने की संख्या कम है और मृत्यु दर भी कम है तो जनसंख्या विस्फोट का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, तो डी आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। ठीक है, अगर निम्न जन्म दर है यानी कि बच्चे कम पैदा हो रहे हैं लेकिन मृत्यु ज़्यादा हो रही है तो जनसंख्या बढ़ने का तब भी सवाल नहीं है। लेकिन किसी स्थान पर जन्म की दर भी ज़्यादा है, मृत्यु की दर भी ज़्यादा है तो भी जनसंख्या वृद्धि नहीं होगी। जनसंख्या वृद्धि का जो मेन कारण होता है बच्चों वो होता है कि पैदा होने वाले बच्चों की संख्या बहुत अधिक है और मृत्यु जो दर है उस स्थान की वो कम है, निम्न है। तो इसका मतलब आपका ए विकल्प यहाँ पर पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, सही हो जाता है। आई होप दैट सभी बच्चों को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक अगले क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है, ध्यान दीजिएगा सब बच्चे। पर्यावरण संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था? पूरी दुनिया के अंदर पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए यूएन के द्वारा जो सम्मेलन कराए जाते हैं, दुनिया का पहला जो सम्मेलन है वो कौन से सन में हुआ था, कौन से स्थान में हुआ था और कौन सी तारीख में हुआ था? ये तीनों ही बात आजकल परीक्षाओं में पूछी जा रही है। तो फिलहाल हम लोगों को स्थान बताना है। एक आपको दिया गया है पेरिस, एक टोक्यो दिया गया है, एक स्टॉकहोम दिया गया है, एक रियो दिया गया है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। पूरी दुनिया के अंदर पर्यावरण संरक्षण पर चिंता व्यक्त करते हुए सबसे पहला जो सम्मेलन आयोजित किया गया था यूएन के द्वारा, बच्चों वो कौन से स्थान पर आयोजित किया गया था ये हम लोगों को बता देना है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं सही विकल्प के बारे में। पहला विकल्प है आपका पेरिस, ये बिल्कुल आपका गलत है क्योंकि यहाँ पर जलवायु सम्मेलन 2015 हुआ था। टोक्यो आपका गलत है और रियो भी आपका गलत है। अब बात कर लेते हैं स्टॉकहोम की, ये आपका सही आंसर है। 1972 में
5 जून को दुनिया का सबसे पहला पर्यावरण के ऊपर जो सम्मेलन हुआ था वो आपका स्टॉकहोम में हुआ था। ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। चलिए, आई थिंक आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की। चलिए, अगला क्वेश्चन बनाइएगा सभी बच्चे। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ? ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ज़्यादा डिमांडेड है यूपी टेट सी टेट में, और स्पेशली यूपी टेट में क्वेश्चन कम से कम 5 से 6 बार पूछा जा चुका है। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है। चलिए, एक विकल्प है आपके पास 1952, एक 1962, 1972, एक आपको दिया गया 1982। चलिए, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बच्चों संसद के द्वारा कौन से साल पारित किया गया था, ये एक्ट आप लोगों को बता देना है। चलिए, 4 विकल्प आपके पास है, 52, 62, 72, और एक डी विकल्प आपके पास मौजूद है 1982। चलिए, अरे भाई देखो, आज की जो क्लास है बच्चों उसके लेवल को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखा गया है, एक मीडियम लेवल की क्लास आपके लिए रखी गई है। तो आपको इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, तेज़ी के साथ आप अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। पहला विकल्प देखिएगा बच्चे 1952, ये आपका गलत है। एक 1962, ये भी आपका गलत है। 1982 भी आपका गलत है। यहाँ पर 1972 आपका सही है। और इसके तहत सबसे पहला जो प्रोजेक्ट चलाया गया था तो उसमें आपको बताना है टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है? या आप बोल सकते हो, हाँ चलो प्रोजेक्ट, हाँ थोड़ा सा शब्दों में फेर है तो आपको बता देना। इसके तहत सबसे पहले क्या काम किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया में चलाया गया था, ठीक है? और आपसे ये भी पूछा जा सकता है प्रोजेक्ट टाइगर कब चला था, तो तब आपको बताना 1973। 2 बात हैं बच्चों, ये ध्यान रख लेनी है। एक तो ये एक्ट कब आया था, तब आपको बताना है 1972। लेकिन इसके तहत सबसे पहला प्रोजेक्ट कौन सा चालू किया गया था, उसके लिए बाघ संरक्षण पर पहले ध्यान दिया गया था, जिसको नाम दिया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। और प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया में कौन से सन से चालू है? 1973 से। चलिए, आई होप दैट आप सभी को क्लियर हुआ होगा बच्चों। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। जैव विविधता में आप किसको सम्मिलित कर सकते हैं? पेड़ पौधों की जैव विविधता, जीव जंतुओं की जैव विविधता, या अति सूक्ष्म जीवाणुओं की जैव विविधता, या फिर आप डी उपरोक्त सभी को शामिल करेंगे। चलिए, जैव विविधता में हम लोग किसको शामिल करते हैं? पेड़ पौधों के अंदर जो बायोडिवर्सिटी है उसको शामिल करते हैं, जीव जंतुओं की, अति सूक्ष्म जीवाणुओं की, या उपरोक्त सभी। चलिए, तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। कोई भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा समय नहीं लेगा, सभी बच्चों को तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। जैव विविधता में हम किसको शामिल करते हैं? पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को, अति सूक्ष्म जीवाणुओं को, या डी उपरोक्त सभी। यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग सही विकल्प की। तो बच्चों ए आपका यहाँ पर सही है, क्योंकि जो चीज़ पर्यावरण के अंदर इंक्लूड होगी जैविक अजैविक घटकों में होगी। और अगर जैव विविधता की बात करते हैं तो केवल जैविक घटक की ही यहाँ पर बच्चों बात हो सकती है। जो जैविक घटक है इसका मतलब उसमें जैव विविधता भी होगी। तो पेड़ पौधे जैविक घटक का भाग होते हैं, ये आपका सही है। बी आपका सही है, सी भी आपका सही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को आंसर जो देना होगा वो देना पड़ेगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों ही ऑप्शन आपके जैव विविधता में शामिल किए जा सकते हैं। चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13 आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। मानव तथा पर्यावरण के परिवर्तनशील संबंधों का विशद विवरण क्या कहलाता है? एक आपको विकल्प दिया गया है मानव विज्ञान, एक आपको दिया गया है मानव भूगोल, एक आपको दिया गया मानव पारिस्थितिकी, और एक दिया गया है सामाजिक विज्ञान। जब हम मानव और पर्यावरण के जो संबंध है उनकी स्टडी करते हैं तो उसको विज्ञान की भाषा में बच्चों क्या कहा जाता है? आपके पास 4 विकल्प हैं। तेजी के साथ 3 से 4 सेकंड में सभी को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। कोई भी बच्चा क्लास को हल्के में नहीं लेगा, तेजी के साथ सभी को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए, तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा सभी बच्चे। बच्चों, पहला विकल्प है आपके पास मानव विज्ञान, ये आपका गलत है। मानव भूगोल भी गलत है और सामाजिक विज्ञान भी गलत है। अगर मैं मानव और पर्यावरण की बात करता हूँ तो उसके संबंधों का अध्ययन मानव पारिस्थितिकी में किया जाता है, यानी कि सी विकल्प आपका यहाँ पर सही है। चलिए, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। विश्व में औद्योगिक विकास का प्रारंभ हुआ था। पूरी दुनिया के अंदर जो उद्योगीकरण है, इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस मिली, तो वो कौन सी आपकी शताब्दी थी? एक आपको दिया गया 17वीं शताब्दी, एक 18वीं शताब्दी, एक 19वीं शताब्दी, एक आपको दिया गया 20वीं शताब्दी। चलिए,
उद्योगों की शताब्दी किसको कहा गया है, ये अगर आपको पता है तो आप यहाँ बहुत ईजिली आप अपना आंसर सबमिट करा सकते हैं। विश्व में औद्योगिक विकास का आरंभ कौन सी शताब्दी में हुआ था, ये हम लोगों को यहाँ पर बताना है। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं सही विकल्प की। तो ए विकल्प आपका पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका गलत है, डी भी गलत है। यहाँ पर बच्चों शुरुआत पूछी गई है, पीक नहीं पूछा गया है। अगर पीक पूछता तब क्वेश्चन कुछ और होता, लेकिन फिलहाल ये पूछा गया है कि औद्योगिकरण की जो शुरुआत है पूरी दुनिया के अंदर वो कौन सी शताब्दी में होती है, तब आपको बताना है 19वीं शताब्दी। चलिए बच्चे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। पारिस्थितिकी विकास की सतत अवधारणा है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी विकास की यानी कि इकोलॉजी जो डेवलपमेंट है उसकी सतत का मतलब लगातार जो अवधारणा है उसको हम क्या कहते हैं। एक आपको दिया गया है असंतुलित पारिस्थितिकी विकास, समन्वित पारिस्थितिकी विकास, एक आपको दिया है सतत पारिस्थितिकी विकास। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। और एक आपको डी यहाँ पर दिया गया है उपरोक्त सभी। पारिस्थितिकी विकास की जो सतत अवधारणा है उसमें हम किन किन को इंक्लूड कर सकते हैं। एक है असंतुलित, एक है समन्वित, एक है सतत और एक आपको दिया गया उपरोक्त सभी। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। कोई भी बच्चा बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेगा, वो तेजी के साथ सभी को अपने आंसर यहाँ पर सबमिट करा देने हैं। चलिए बात करते हैं बच्चों सही विकल्प की। ए भी आपका ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट विकल्प होगा वो होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि पारिस्थितिकी विकास के अंदर हम असंतुलित पारिस्थितिकी विकास को भी स्टडी करते हैं, समन्वित यानी कि मिले जुले को भी स्टडी करते हैं, सतत लगातार को भी, यानी कि तीनों ही अवधारणाएं पारिस्थितिकी विकास से जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही विकल्प होगा बच्चों हमारा वो डी हो जाना है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। पारिस्थितिकी तंत्र की गुणवत्ता आधारित होती है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की जो गुणवत्ता है वो किस पर आधारित होती है। एक होता है जैविक घटकों पर आधारित होती है, एक आपको दिया गया अजैविक घटकों पर आधारित होती है। जैविक अजैविक दोनों ही घटकों के संतुलन पर आधारित होती है। एक आपको दिया गया मानव क्रियाकलापों के संतुलन पर आधारित होती है। पारिस्थितिकी तंत्र की गुणवत्ता किस पर आधारित होती है, जैविक घटक पर, अजैविक घटक पर, और ये भी कह सकते हैं जैविक अजैविक दोनों घटक पर। एक आपको दिया गया मानव क्रियाकलापों के संतुलन पर। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। किसी भी बच्चे को क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना है, आपको तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। मानव या किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की जो गुणवत्ता है वो किस पर डिपेंडेड होती है बच्चों। एक आपको दिया गया है जैविक घटक, ये आपका यहाँ पर गलत है। केवल जैविक घटक पर डिपेंडेड होती है, लेकिन केवल जैविक घटक पर डिपेंडेड नहीं होती है। एक आपको दिया गया है बी, अजैविक घटक पर भी डिपेंडेड होती है, क्योंकि हमारे वायुमंडल के अंदर पहाड़ों का भी रोल है, हवा का भी रोल है, पानी का भी रोल है, तो इसका मतलब ये भी सही है। लेकिन केवल अजैविक घटक पर डिपेंडेड नहीं होती है। अगर ए और बी को हम कंपेयर करते हैं तो उसके कंपेयर में आपका सी ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है, तो हम ये कहेंगे कि सी आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से सही है। डी भी आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का तत्व नहीं है। आप लोग निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण में इंक्लूड नहीं कर सकते। एक है भूमि के रूप को इंक्लूड नहीं कर सकते, एक आपको दिया गया मिट्टियाँ, एक आपको दिया गया खनिज पदार्थ, एक आपको दिया गया बस्तियाँ यानी कि कॉलोनीज जहाँ पर मानव रहते हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का तत्व नहीं है, ये सभी बच्चों को तेजी के साथ सबमिट करा देना है। चलिए अरे भाई सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। हम लोग बात कर लेते हैं सही विकल्प की बच्चों। तो पर्यावरण का तत्व नहीं है ये आपको बताना है। भूमि तो है यानी कि ये आपका नहीं हो सकता आंसर, मिट्टी भी तत्व है ये भी नहीं हो सकता, और जितने भी खनिज पदार्थ हैं वो भी पर्यावरण का ही हिस्सा है तो ये भी नहीं हो सकता। लेकिन बस्तियाँ कभी भी पर्यावरण का तत्व नहीं है। तो आगे बात कर, देखो बस्तियों को हम सामाजिक पर्यावरण में पढ़ते हैं, लेकिन बच्चों यहाँ पर पर्यावरण के प्रकार नहीं पूछे गए हैं। यहाँ पर आपसे केवल इतना पूछा गया पर्यावरण का तत्व। तो तत्व जो शब्द है ये आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में मदद करेगा।
चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, वो आपका लगभग डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है, यहाँ पर जो शुद्ध है वो है आपका जीव, ठीक है। प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं। एक आपको दिया गया वायुमंडल कहते हैं, एक आपको दिया गया जैवमंडल कहते हैं बच्चों, एक सी आपको दिया गया पर्यावरण कहते हैं, एक आपको डी दिया गया है जलमंडल कहते हैं। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं वह क्या कहलाता है। प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं क्या कहलाता है बच्चों। चलो तेजी के साथ बताना है आप लोगों को। चलिए बात कर लेते हैं सही विकल्प की। तो आपके पास 4 विकल्प थे, वायुमंडल यहाँ पर आपका गलत है, जैवमंडल आपका गलत है, जलमंडल गलत है। तो जिसमें प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं उसको बच्चों क्या कहा जाता है। ये डेफिनेशन किसकी है, ये आपकी पर्यावरण की है, यानी कि सी विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है। चलिएगा बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। मानव तथा पर्यावरण के बदलते संबंधों का अध्ययन मिलता है मानव विज्ञान में, मानव भूगोल में, मानव पारिस्थितिकी में या सामाजिक भूगोल में। चलिए तेजी के साथ बताइएगा सभी बच्चे। मानव तथा पर्यावरण के बदलते संबंधों का जो अध्ययन है वो किस में किया जाता है। तेजी के साथ बताइएगा सभी बच्चे। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो अपने आंसर सबमिट नहीं कराएगा। चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा। अरे भाई लगभग 4 सेकंड का आपको समय दिया गया था, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, तो सभी बच्चों को बधाई। अब बात कर लेते हैं सही विकल्प की। तो ए आपका यहाँ पर क्या है बच्चों, गलत है। बी भी आपका गलत है, डी भी गलत है। मानव पारिस्थितिकी में ही हम लोग मानव और पर्यावरण के जो बदलते संबंध है उनको स्टडी करते हैं। तो ये लोग हम कह सकते हैं कि सी आपका पूर्ण रूप से क्या है, सही है। चलिए बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की। भूस्खलन यानी कि मिट्टी का धंसना सर्वाधिक प्रभाव कहाँ डालता है। तो देखो मिट्टी किसी भी स्थान पर धंस सकती है, लेकिन ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। मैदानी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में या फिर तटीय क्षेत्रों में। चलिए भूस्खलन सर्वाधिक प्रभाव कहाँ देखने के लिए मिलता है। देखो अगर आपके यहाँ पर कोई नॉर्मल धरातल है और वहाँ पर कोई मिट्टी नीचे बैठ जाती है, धंस जाती है, तो उसका इतना ज़्यादा प्रभाव आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन ऐसे कौन से स्थान है जहाँ पर भूस्खलन सर्वाधिक प्रभाव डालता है, तेजी के साथ बताइएगा सभी बच्चे। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं सही विकल्प की। आपको ए दिया गया है मैदानी क्षेत्र, ये आपका गलत है। सी पठारी क्षेत्र, ये भी गलत है। डी तटीय क्षेत्र, ये भी गलत है। सर्वाधिक ये जो इफेक्ट डालता है ये पर्वतीय क्षेत्रों में डालता है और बहुत बड़े विनाश का कारण भी भूस्खलन पर्वतीय इलाकों में हो सकता है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। पर्यावरण का जो ह्रास है यानी कि डेपोसेशन है वो किस कारण होता है। प्राकृतिक प्रकोप की वजह से भी हो सकता है, प्राकृतिक आपदा की वजह से हो सकता है, पर्यावरण के आघात की वजह से हो सकता है, या फिर आपका डी सही है, उपरोक्त सभी। पर्यावरण ह्रास होता है प्राकृतिक प्रकोप से, प्राकृतिक आपदा से। एक आपको सी दिया गया पर्यावरण आघात से, एक डी दिया गया, इनमें से कोई नहीं। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। पर्यावरण ह्रास होता है प्राकृतिक प्रकोप से, प्राकृतिक आपदा से, पर्यावरण के आघात से, एक डी दिया गया है, इनमें से सभी। चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों सही विकल्प की, क्योंकि आई थिंक 4 सेकंड आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। तो प्राकृतिक प्रकोप की वजह से भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, आपदा से भी पहुंचता है, पर्यावरण आघात से भी पहुंचता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका सही विकल्प होगा वो आपका उपरोक्त सभी होगा। सभी बच्चों को ध्यान रख लेना है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की बच्चों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से। 22 क्वेश्चन आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप कौन सा है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आपसे ये पूछा गया है कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि, ना कि ये पूछा गया है सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है। नंबर ऑफ के हिसाब से नहीं बताना है, परसेंटेज के हिसाब से बताना है। एक आपको बताया गया एशिया, एक आपको बताया अफ्रीका, एक है सी उत्तरी अमेरिका, एक आपका डी विकल्प है दक्षिण अमेरिका।
अगर हम जनसंख्या वृद्धि की बात करते हैं तो सबसे फास्ट जनसंख्या वृद्धि कौन से महाद्वीप की है, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। टोटल जनसंख्या नहीं बताना है बच्चों, आपको केवल स्पीड बतानी है यहाँ पर। चलिए 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 बात करते हैं सही विकल्प की बच्चों। तो आपका ए भी यहाँ पर गलत है, बी पूर्ण रूप से सही है, सी गलत है, डी गलत है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है बच्चों, नंबर के हिसाब से पूछा जाता है तब आपको बताना है एशिया, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से पूछा जाता है तब आपको बताना है अफ्रीका। तो यहाँ अफ्रीका और एशिया के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि ये पूछा जाता है टोटल जनसंख्या सबसे अधिक कौन से महाद्वीप की है, तब आपको बताना है एशिया। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि सबसे तेज वृद्धि दर कौन से महाद्वीप की है, तब आपको बताना है अफ्रीका। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा कारक प्राकृतिक कारक है? जनसंख्या वृद्धि में देखो ये क्वेश्चन आपका रिपीट भी है, तो हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनमें कौन सा एक प्राकृतिक कारक है? एक है विवाह की आयु, एक प्रजाति की प्रजनन क्षमता, एक सी आयु संरचना, एक आपको डी दिया गया स्वास्थ्य दशा। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। अरे भाई रिपीट क्वेश्चन में भी इतना टाइम लगाओगे तो कैसे काम चलेगा। ए बच्चों आपका यहाँ पर गलत है, डी भी आपका गलत है, सी भी गलत है। प्रजाति की जो प्रजनन क्षमता है ये एक आपका नेचुरल फैक्टर है जिसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि प्रभावित होती है। बी आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से सही हो जाना है। चलिएगा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। जनसंख्या विस्फोट का संबंध किससे है? एक है उच्च जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर, उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर। एक दिया गया है निम्न जन्म दर उच्च मृत्यु दर, एक डी दिया गया है निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर। चलिए 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 तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। जनसंख्या विस्फोट का प्रमुख कारण क्या है? अरे भाई रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम आप नहीं लगाएंगे, 3 से 4 सेकंड में ही आपको ये सोल्व कर लेना था। चलिए बात कर लेते हैं सही विकल्प की यहाँ पर हम लोग। तो बच्चों यहाँ पर आपका डी गलत है, सी भी गलत है, बी भी गलत है। अगर किसी भी स्थान पर जनसंख्या का विस्फोट होता है तो वहाँ पर जन्म लेने वाले बच्चों की जो दर है वो ज़्यादा होगी और उस स्थान पर लोगों की जो मृत्यु दर है वो कम होगी। तो ये दोनों ही बात आपकी क्या है, ट्रू है। इसीलिए आपका ए विकल्प यहाँ पर ज़्यादा ठीक होने वाला है। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। आज का आखिरी क्वेश्चन आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। 2001 के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो बच्चों कितनी है? एक आपको दिया गया 99 करोड़, एक 100 करोड़ दिया गया है, एक दिया गया है 102.70 करोड़, एक आपको दिया गया है 105.70 करोड़। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। 2001 के अनुसार भारत में जो जनसंख्या है वो कितनी है? 99 करोड़। एक बी आपको दिया गया है 100 करोड़, एक आपको दिया गया 102.70 करोड़, एक डी यहाँ पर मौजूद है 105.70 करोड़। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए बात कर लेते हैं बच्चों राइट विकल्प की। ए आपका गलत है यहाँ पर, बी भी गलत है बच्चों, डी भी गलत है। 2001 के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो बच्चों कितनी है? आपकी 102.70 करोड़ है। आई थिंक आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, लेकिन मैं आपको 3 बातें बच्चों यहाँ पर बता देता हूँ। 2001 आप पढ़ चुके हो, लेकिन साथ ही साथ आपको 2011 भी ध्यान रखना होगा और 2020 में काउंटिंग नहीं हुई है, लेकिन फिर भी जो हमारे टेम्परेरी डाटा है उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 102.70 ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मार्कर में प्रॉब्लम है, चलो लेकिन समझ में आ रहा होगा। अगर 2011 की बात करते हैं तो 121 करोड़ है और 2020 की 20 की बात करते हैं तो लगभग कितनी है? 138 करोड़ है। 2021 वाली जो जनसंख्या काउंटिंग है वो कोविड की वजह से थोड़ा सा डिले हो गई है। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है 2001 के अंदर 102.70 थी, 2011 में 121 थी और 2020 के जो हमारे लोकल और टेम्परेरी डाटाज हैं उसके आधार पर 138 करोड़ थी। आई होप दैट आज की जो क्लास है सभी बच्चों को अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा गले की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, लेकिन बाकी कुल मिला के जो आपकी क्लास है उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। वो सभी बच्चे ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो आज हमारे चैनल पर नए हैं, और सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच वॉचिंग आवर वीडियो।